नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है गुरुत्व केंद्र। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है गुरुत्व केंद्र। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपने गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र अपना वह बिंदु होता है जिसके परितः या जिस बिंदु पर अपने क्या मान सकते हैं, कुल गुरुत्वीय भार जो है वो केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, तो अपना वह बिंदु जहाँ उसका गुरुत्वीय बल या उसका भार जो है, अपने पिंड जो है उसका भार या अपने जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो गुरुत्वीय बल उस बिंदु पर केंद्रित माना जा सके। तो पिंड में वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सके क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना गुरुत्व केंद्र। यानी गुरुत्व केंद्र जो होता है उस पर अपने पिंड का संपूर्ण भार जो है वो केंद्रित मानते हैं। या ये जो अपना बिंदु है इसके परितः हमारे पास में जो गुरुत्वीय बल लग रहे हैं उन गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का योग। एक तो ये परिभाषा होगी और दूसरी परिभाषा क्या है कि इस बिंदु के परितः पिंड पर लगने वाले विभिन्न गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण, विभिन्न गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का योग क्या होता है, शून्य होता है। गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का योग जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि गुरुत्वीय बल जो है, ये गुरुत्वीय भार जो है, ये संपूर्ण गुरुत्वीय भार उस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। दूसरा, आपको ये जो आपके पास में गुरुत्व केंद्र है इसके परितः विभिन्न जो कण है उनकी वजह से लगने वाले गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का योग जो है वो कितना होता है, शून्य होता है। जैसे अपने एक डायग्राम की सहायता से यदि इसे समझे तो इस प्रकार का डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई एक पिंड है और ये पॉइंट जो है ये क्या है, पिंड का गुरुत्वीय केंद्र G है। तो इस गुरुत्वीय केंद्र G पर पिंड का संपूर्ण भार हम लोग क्या कर सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं। विभिन्न कणों की वजह से जो गुरुत्वीय बल इस पर लग रहे हैं वो कितने हैं, M1G, M2G, M3G, M4G, इसी तरीके से MNG। ये इसके अंदर क्या है, विभिन्न कण है जिसकी वजह से जो गुरुत्वीय बल लग रहे हैं उनका मान M1, देखो F=ma जैसे सूत्र होता है वैसे गुरुत्वीय बल की वजह से सूत्र होता है M1G। तो ये विभिन्न कण जो है इनके गुरुत्वीय बल जो लग रहे हैं उनके फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं और गुरुत्वीय बलों के जो आघूर्ण आएंगे उनका योग इस बिंदु के परितः कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दूसरा, ये जो G है इस पर कंप्लीट पिंड जो है इसका गुरुत्वीय भार जो है वो क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तो अब आगे यदि अपने बात करें तो ये मान करके चले कि अपने पास में पिंड जो है इसका कुल द्रव्यमान कितना है, पिंड का कुल द्रव्यमान, एक तो मान लेते हैं कि पिंड का कुल द्रव्यमान, पिंड का कुल द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, कैपिटल M है, कि कैपिटल M जो है वो क्या है, पिंड का कुल द्रव्यमान है। इसी तरीके से पिंड के विभिन्न कण जो है उनके द्रव्यमान M1, M2, M3, Mn है। तो ये अपने पास में क्या है, M1, M2, M3, M4, M5, Mn, ये हमारे पास में विभिन्न कण हैं जिनके द्रव्यमान दे रखे हैं। इसी तरीके से यदि इनके भार की बात की जाए या गुरुत्वीय बलों की बात की जाए तो गुरुत्वीय बल M1G, इसके लिए M2G, इसके लिए M3G और इसके लिए MNG। ये अपने पास में क्या है, विभिन्न प्रकार के गुरुत्वीय बल जो क्या कर रहे हैं, इन कणों पर लग रहे हैं। तो M1, M2 इन कणों पर जो गुरुत्वीय बल लग रहे हैं उनके मान हमारे पास में प्राप्त होते हैं और G के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश भी अपने को मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि G के सापेक्ष, ये जो G है इसकी बात कर रहे हैं, इस G के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश जो है, G के सापेक्ष जितने आपके कण हैं, जैसे ये M1 जो है, जैसे ये है, इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश मान लिया R1 वेक्टर या R1 सीधा लिख दें ये, और दूसरे का R2, तीसरे का R3, चौथे का R4 और nवें का कितना है
n है। तो ये तो हम लोगों ने क्या कर लिया, स्थिति सदिश मान लिए, ये अपने पास में इनके द्रव्यमान है, और ये जो लग रहे हैं m1 m2 ये द्रव्यमान, और m1g m2g ये जो आ रहे हैं ये क्या है, अपने पास में गुरुत्वीय बल है। तो इस तरीके से अपने क्या कर लिया, इसमें सारी बातें मान ली। अब अपने लिखते हैं कि g के परितः इन कणों के गुरुत्वीय बलों के आघूर्ण, g के परितः इन कणों के गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण, g के परितः इन कणों के गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण जो आएगा वो कितना कितना आएगा। जैसे सबसे पहले के लिए यदि आप लोग देखो, जैसे पहले को यदि मैं τ1 से लिख देता हूँ, तो τ1 वेक्टर के साथ लिखोगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर सूत्र होता है। क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर सूत्र होता है, परंतु यहाँ m को पहले लिख देते हैं अपने, और साथ में क्या आ जाएगा, g1 आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, mr1g। इसे आप ये लिख सकते थे, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ये लिख सकते हो आप लोग इसे mg1 वेक्टर, ठीक है। τ1 किसके बराबर है, r1 वेक्टर क्रॉस mg1 वेक्टर। m तो अदिश राशि है तो इससे बाहर लिखी जाएगी, तो m को पहले लिख दोगे r1 वेक्टर क्रॉस g1 वेक्टर, या m को बाद में लिख दो तो r1 वेक्टर क्रॉस mg2 वेक्टर। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इनके आघूर्णों को लिख सकते हैं। अब अपने पास में जो दूसरा कण है उसके लिए, तीसरे के लिए, सभी कणों के लिए आ जाएगा। जैसे 1 2 के लिए लिखें तो τ2 का मान कितना, r2 क्रॉस m1 आएगा साथ में, ये m2g वेक्टर। इसी तरीके से τ3 वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हो, r3 वेक्टर क्रॉस m3g3 वेक्टर। और τn वेक्टर का यदि मान देखें तो कितना आएगा, ये आएगा rn वेक्टर क्रॉस mn gn वेक्टर। अब आपके पास में कुल बल आघूर्ण जो आएगा उसे मैं लिख देता हूँ τg वेक्टर से। किससे लिख देता हूँ, τg वेक्टर से लिख देता हूँ। तो τg वेक्टर से इसे लिख दिया, और τg वेक्टर से यदि इसे लिखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, जितने भी बल आघूर्ण अपने लग रहे हैं उन सभी बल आघूर्णों के योग के बराबर आएगा, ठीक है। जितने भी बल आघूर्ण लग रहे हैं उन सभी बल आघूर्णों के योग के ये मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो τg जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, आप लोग इस तरीके से लिखोगे इसे, r1 क्रॉस m1 g1 वेक्टर प्लस r2 क्रॉस m2 g2 वेक्टर, और ऐसे ही क्या आ जाएगा, r3 क्रॉस m3 g3 वेक्टर। और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, ऐसे करते करते आ जाएगा rn वेक्टर क्रॉस mn gn वेक्टर। तो ये अपने पास में क्या आ जाते हैं, इनके मान आ जाते हैं। अब यदि अपने क्या करें, इनका समीशन बनाएं, तो समीशन देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका बना सकते हैं। यदि समीशन के रूप में हम लोग इसे लिखें तो इसे लिख देंगे τg वेक्टर इक्वल समीशन 1 से n कणों के लिए लिखा है तो 1 से n, और ये आ जाएगा ri वेक्टर क्रॉस mi gi वेक्टर। ये किसका मान है अपने पास में, ये गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों का मान है। गुरुत्वीय बलों के कुल आघूर्णों का मान हम लोगों ने लिख दिया है। और यदि अपने देखें यहाँ पर जो अपने पास में परिभाषा है गुरुत्व केंद्र की, तो गुरुत्व केंद्र की परिभाषा अपनी क्या होती है, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा अपने बताती है कि गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, या गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष विभिन्न कणों के गुरुत्वीय बलों का जो आघूर्ण है उन आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है। तो जो गुरुत्वीय बल जितने भी लग रहे हैं उनका क्या कर लिया, जी के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात कर लिया हमने, या ये मान टोटल किसके बराबर आना चाहिए, ये मान अपना 0 के बराबर आना चाहिए। यदि ये मान 0 के बराबर आता है तो ये जी जो है अपना क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा। यानी अपना ये जो मान है गुरुत्व केंद्र की परिभाषा से समीशन 1 से n और ri क्रॉस mi gi वेक्टर, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा हम लोग इसे कहाँ से लिखते हैं, ऐसा हम लोग गुरुत्वीय केंद्र की परिभाषा से लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि अपने जितने भी बिंदु है उन सभी पर जी का मान यदि क्या हो, नियत हो, यदि जी का मान नियत हो, यदि जी का मान क्या हो, नियत हो, यदि जी का मान नियत हो, यदि जी का मान क्या हो अपने पास में, नियत हो, तो जी का मान नियत होने पर अपने पास में क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से ये जी आई वेक्टर हट जाएगा और आप लोग सीधा क्या लिख दोगे, समीशन एम आई और आर आई 1 से n किसके बराबर,
0 के बराबर, या समीशन MI/RI वेक्टर जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। और ऐसा हम लोग किसके लिए लिखते आए हैं, ऐसा हम लोग जो हमारे पास में द्रव्यमान केंद्र होता है उस द्रव्यमान केंद्र के लिए लिखते आए हैं कि समीशन MI/RI वेक्टर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ऐसा हम लोग किसके लिए लिखते हैं, ऐसा अपने लिखते हैं द्रव्यमान केंद्र के लिए। और ये किसके लिए लिखा जाता है, ये लिखा जाता है गुरुत्वीय केंद्र के लिए। आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि यदि आपके पास में कोई पिंड ऐसा है जिस पिंड के लिए g का मान जो है वो क्या है, नियत है, तो नियत g के मान के पिंडों के लिए, यानी जो पिंड या वो पिंड जिनके लिए g का मान क्या हो, नियत हो, तो जिन पिंडों के लिए g का मान नियत होता है उन पिंडों के लिए गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र दोनों क्या होते हैं, समपाती होते हैं। यानी यदि अपने गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो ऐसे पिंड जिनके लिए g का मान जो है वो क्या हो, समपाती, ये समान हो, समान g के मान के लिए गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र जो है समपाती होते हैं, या एक ही बिंदु जो है अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये दो टॉपिक थे, एक तो द्रव्यमान केंद्र था और एक था गुरुत्व केंद्र। ये द्रव्यमान केंद्र के लिए लिखा जाता है और ये लिखा जाता है अपने गुरुत्व केंद्र के लिए। यहाँ ये जो RI वेक्टर है ये विभिन्न कणों की क्या है, स्थिति सदिश है, किसके सापेक्ष है, g के सापेक्ष है। तो ये अपना गुरुत्व केंद्र वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है और नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो अपना टॉपिक है दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो अब अपने चैप्टर के अंदर जड़त्व आघूर्ण वाली टर्म शुरू हो जाती है। हमारा जो अब टॉपिक है वो है दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। अपना टॉपिक है दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले तो अपने इसके अंदर देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण जो है टर्म हम लोगों ने लिखी है, इस जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है। दृढ़ पिंड जो है इसके जड़त्व आघूर्ण का मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर एक ये तो आप लोग देख ही चुके हो, जो टर्म जड़त्व अब तक लिखते आए हैं हम लोग, इस जड़त्व का क्या मतलब होता है इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वस्तुओं का एक गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके कारण किसका विरोध करते हैं, अवस्था परिवर्तन का। तो जड़त्व के बारे में पूछे कि जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो ये तो जड़त्व के बारे में बातें आई। जैसे यदि कोई पिंड कौन सी अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, और अपने बाह्य बल लगा करके क्या करें, उसे गतिशील अवस्था में लेकर के आए, तो जो पिंड है वो अपने गतिशील अवस्था में आने का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से यदि कोई पिंड गतिशील है, पिंड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो अपनी इस गतिशील अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है जब तक अपने उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दे। ये जो गुण है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नाम से जानते हैं। और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसकी माप होता है, वो होता है जड़त्व की माप। ये सारी बातें आती है रेखीय गति में, यानी जड़त्व जो है आप लोग बोल सकते हो रेखीय गति के अंदर अपनी बात करते हैं। अब हम लोग लिख चुके हैं जड़त्व आघूर्ण। तो एक हमारे पास में होता है रेखीय जड़त्व और एक होता है घूर्णी जड़त्व। हमारे पास में कोई एक पिंड है और वो पिंड क्या कर रहा है, एक नियत अक्ष के प्रति लगातार घूर्णन गति कर रहा है, या अपने मान ले कि पिंड जो है वो उस अक्ष के परितः विराम अवस्था में है। यदि पिंड विराम अवस्था में है तो अपने क्या करेंगे, बाहर से बल लगाएंगे और बल लगा करके उसे घुमाने की या घूर्णन कराने की कोशिश करेंगे। तो पिंड जो है वो उस अपने बल का क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी अपने उसे घुमा रहे हैं, इसका पिंड क्या करता है, विरोध करता है। या पिंड अगर घूर्णन गति कर रहा है, अपने उसे रोकते हैं
तो पिंड क्या करता है, रोके जाने का विरोध करता है। यानी घूर्णन गति में भी अवस्था परिवर्तन का क्या होता है, विरोध होता है। यदि पिंड जो है वो किसी अक्ष के सापेक्ष विराम अवस्था में हो तो घुमाने का विरोध करेगा, अगर घूम रहा हो एक समान वेग से तो वो रुकने का क्या करता है, विरोध करता है। पिंड के इस गुण को अपने क्या कहते हैं, घूर्णी जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णी जड़त्व कहते हैं। और इसका मापक जो है वो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। वो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। अब अपनी बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो अपने किस प्रकार से होता है। तो किसी कण के लिए यदि अपनी बात करें कि कण जो है उस कण का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, जैसे हमारे पास में कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है, कोई एक कण है, और आपको बोल दिया जाए कि इस कण का जड़त्व आघूर्ण जो है उसका मान ज्ञात कीजिए, तो इस कण का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। यानी जो आपके पास में कण है, इस कण का यदि आपको क्या ज्ञात करना पड़ जाए, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़ जाए, तो कण का जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो देखिए आप लोग, आपके पास में कोई एक कण है, उस कण के द्रव्यमान को और जिस भी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वो स्थित है, यानी ये कोई घूर्णन अक्ष है और इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, उस कण का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जैसे ये क्या है, एक घूर्णन अक्ष है और इसके सापेक्ष आपको बोल दिया कि स्मॉल m के द्रव्यमान का क्या कीजिए, आप लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यहाँ जड़त्व आघूर्ण होगा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड, किसी पिंड में कण के द्रव्यमान, किसी पिंड में कण के द्रव्यमान तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। देखिए I = mr²। जैसे स्मॉल m का द्रव्यमान का कण है और घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण होगा I = mr²। कण जो है उस कण का द्रव्यमान तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल किसके बराबर आता है, पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर आता है। तो ये जो आपके पास में टर्म आई है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं जड़त्व आघूर्ण के नाम से। तो ये अपने क्या आ गया, जड़त्व आघूर्ण आ गया। एक आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, जड़त्व आघूर्ण जो है इसका मात्रक आप लोग लिख सकते हो। जड़त्व आघूर्ण को अपने I से लिखते हैं, I का मतलब इनर्शिया होता है। तो यदि अपने मात्रक लिखे, जड़त्व आघूर्ण जो इसका मात्रक क्या है, ये देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और ये मीटर की स्क्वायर है। तो इसका मात्रक हमारे पास में आ जाता है kg मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, kg मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यदि अपने किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़े, यदि अपने क्या करना पड़े, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़े, तब देखिए किस प्रकार से करेंगे। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, देखिए जैसे हमारे पास में ये कोई एक पिंड है, ठीक है, और इस पिंड का यदि अपने को क्या करना पड़ जाए, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़ जाए, तब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लिया पिंड में एक कण है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तीसरे का m3 है, चौथे का m4 है, पांचवें का m5 है, और इसे करते करते nवां पिंड आ जाता है जिसका द्रव्यमान कितना है, mn है। और घूर्णन अक्ष से दूरियाँ r1 है, ये r1 है, ये r2 है, r3, r4, r5 और rn। तो अपने पास में घूर्णन अक्ष नाम लिख देता हूँ मैं, घूर्णन अक्ष का a और b है। कोई पिंड है आपके पास में और पिंड जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, विभिन्न कणों से मिलकर के बना हुआ है। इस पिंड का यदि आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना पड़ जाए तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो लोगे इस पिंड के सभी द्रव्यमानों को। तो उस पिंड के सभी द्रव्यमान क्या है, m1, m2, m3, m4, m5 और mn है। उसके बाद में आप लोग क्या देखोगे, इसके अंदर ये जो द्रव्यमान है इनकी घूर्णन अक्ष से इनके संगत दूरियां कितनी है। जैसे m1 कितनी दूरी पर है, r1 दूरी पर है, m2 कितनी दूरी पर है, r2 पर है, m3 कितनी पर है, r3 पर, m4, r4 पर, m5, r5 पर, mn कितनी दूरी पर है, rn दूरी पर है। तो अपने यदि इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो तो अपने क्या लिखेंगे, विभिन्न कणों के द्रव्यमान, विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उनके संगत उनकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियों का वर्ग, और इसका गुणनफल जो है किसके बराबर आ जाएगा, इसका गुणनफल आ जाएगा पिंड के जड़त्व आघूर्ण के
बराबर। यानी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण आएगा विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर। विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर। जैसे जो आपके पास में पहला कण है m1, इसके जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर। पिंड का द्रव्यमान तथा इसके संगत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। पिंड का द्रव्यमान m1, इसके संगत दूरी r1, r1 का वर्ग r1 स्क्वायर और दोनों का गुणनफल, तो ये बना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। और ऐसे करते करते क्या आएगा, mn rn स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपने पिंड के कुल जड़त्व आघूर्ण I के बराबर। तो पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण I यदि आप लोगों को ज्ञात करना हो तो अपने क्या करेंगे, जितने भी आपके पास में पिंड के अंदर कण है उन सभी कणों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा, पिंड के कुल जड़त्व आघूर्ण के बराबर आ जाएगा, समेशन mi/ri स्क्वायर। और इसका मान 1 से लेकर के n तक। ये अपने पास में क्या है, ये हमारे पास में पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण है। तो पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण I किसके बराबर, समेशन mi/ri स्क्वायर जो है इसके बराबर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि यदि अपने को क्या करना हो, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध ज्ञात करना हो। जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध अपना टॉपिक है। जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। यदि अपने संबंध व्युत्पन्न करना पड़ जाए किसमें, जड़त्व आघूर्ण I, बल आघूर्ण टो और कोणीय त्वरण अल्फा, तो इनमें यदि हमें संबंध व्युत्पन्न करना हो तो किस प्रकार से अपने इसमें संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना पड़ेगा, किसी पिंड की कल्पना करनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि ये पिंड जो है एक निश्चित कोणीय त्वरण अल्फा से क्या कर रहा है, किसी गुणन अक्ष के परितः गुणन कर रहा है। जैसे अपने सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक पिंड लेना पड़ेगा और मानना पड़ेगा ये पिंड जो है किसी निश्चित कोणीय त्वरण के साथ में क्या कर रहा है, इस अक्ष के, जैसे ये गुणन अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर गुणन गति कर रहा है, ठीक है। और विभिन्न कण इसके अंदर आपको लेने पड़ेंगे, जैसे m1, m2, m3, m4 और mn। तो विभिन्न कण ले लिए, इनकी दूरियां लेनी पड़ेगी, जैसे ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है और ये कितनी है, rn है। तो विभिन्न कण ले लिए और इनकी क्या कर ली, इस गुणन अक्ष से दूरियां ले ली और मान लिया कि सभी कण जो वो समान कोणीय त्वरण से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, परंतु इनके रेखीय त्वरण सभी के क्या आएंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। मान लेते हैं कि प्रथम कण का रेखीय त्वरण जो है, अपने लिख लेते हैं प्रथम कण का रेखीय त्वरण। प्रथम कण का रेखीय त्वरण, प्रथम कण का रेखीय त्वरण। प्रथम कण जो आपके पास में है उसका रेखीय त्वरण कितना होगा, a1 होगा। कितना होगा, a1 होगा। किसके बराबर होगा, r1 अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। a = r अल्फा हम लोगों ने संबंध व्युत्पन्न किया था रेखीय त्वरण में और कोणीय त्वरण में, तो a1 किसके बराबर है, r1 अल्फा के बराबर। इसी तरीके से दूसरे कण का आपने क्या करेंगे, रेखीय त्वरण ज्ञात करेंगे, तो a2 आएगा कितना, r2 अल्फा, फिर a3 आएगा r3 अल्फा और इसी तरीके से अपने पास में nवें कण का आ जाएगा कितना, rn
अल्फा। तो ये अपने पास में क्या आ जाते हैं, रेखीय त्वरणों के मान आ जाते हैं। और प्रथम कण पर लगने वाले बल का यदि मान ज्ञात किया जाए तो प्रथम कण पर कितना बल लगेगा, यानी यदि अपने क्या करना पड़ जाए, प्रथम कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना पड़े तो बल F का सूत्र क्या लिखते हैं भाई, F इक्वल ma लिखते हैं। क्या लिखते हैं, F इक्वल ma, प्रथम कण का है तो यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने, F1 इक्वल m1 a1, a1 का मान रखो तो ये बनता है m1 r1 और अल्फा। इसी तरीके से इस पर लगने वाले बल F2 का मान कितना, m2 a2, और ये कितना m2 आया एक तो, और एक आता है r2 अल्फा। इसी तरीके से यहाँ आएगा F3 और यहाँ आएगा Fn। तो ये किसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा विभिन्न बलों का मान। ये आएगा m3 r3 अल्फा, mn rn अल्फा। तो ये अपने पास में क्या आएंगे, विभिन्न कणों पर लगने वाले बलों के मान आ जाएंगे। अब यदि अपने किसका मान ज्ञात करना हो, ये जो कण है इनके लिए आपको बल आघूर्णों का मान ज्ञात करना हो। किसका मान ज्ञात करना हो, बल आघूर्णों का मान ज्ञात करना हो। तो बल आघूर्णों का मान देखिए आप लोग किस प्रकार से ज्ञात करोगे, नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, विभिन्न कणों पर लगने वाले बल आघूर्णों का मान। जैसे प्रथम कण जो है, इस प्रथम कण का यदि आप क्या करो, बल आघूर्ण ज्ञात करो, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र अपने क्या लिखते हैं, बल आघूर्ण का सूत्र लिखते हैं अपने टो वेक्टर, और किसके बराबर होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। ये किसका सूत्र होता है हमारे पास में, टो वेक्टर इक्वल आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमारे पास में बल आघूर्ण का सूत्र होता है। और यदि लंबवत दूरी के अपने रूप में लिख दें इसे तो सीधा लिख देंगे टो इक्वल आर एफ। तो आर की जगह तो अपने ये टो की जगह टो 1 लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे r1, और गुणा क्या लिखेंगे अपने, गुणा लिखेंगे f1 का मान। और f1 का मान वहाँ देख सकते हो कितना है, m1 r1 अल्फा, यानी टो 1 का मान कितना है, टो 1 का मान है m1 r1 स्क्वायर अल्फा। कितना है, m1 r1 स्क्वायर और अल्फा। ये किसका मान है, टो 1 का मान है। इसी तरीके से टो 2 का मान m2 r2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से टो 3 का मान m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से टो n का मान mn rn स्क्वायर अल्फा। ये अपने को क्या प्राप्त हो जाते हैं, विभिन्न बल आघूर्णों के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण कितना आएगा। पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण आएगा टो, किसके बराबर, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3। और तो देखिए अपने पास में कुल बल आघूर्ण टो जो आ रहा है वो किसके बराबर है, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 और टो n के बराबर है। यहाँ से यदि टो हम लोग देखें तो टो 1 का मान हम लोगों को रखना पड़ेगा, और टो 1 का मान अपने पास में ये है, कितना है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस कितना है, m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा। और लास्ट में कितना आ जाता है, लास्ट में आ जाता है mn rn स्क्वायर अल्फा। तो अब अपने पास में टो का जो मान आएगा, देखिए अपने समीशन रूप यदि इसका बना दे तो ये बनता है mi स्क्वायर अल्फा और 1 से लेकर के n तक, ठीक है। ये क्या बनता है, इनका समीशन बनता है। अब अल्फा का तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये जो आपके पास में टर्म है समीशन mi स्क्वायर, इसे अपने जड़त्व आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो टो किसके बराबर आता है, आई अल्फा के बराबर आता है। ये अपने पास में संबंध है किसमें, टो में, अल्फा में और आई में, टो इक्वल आई अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इनमें संबंध भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो अपना जड़त्व आघूर्ण है, बल आघूर्ण है और कोणीय त्वरण है, इनमें आपस में संबंध भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी यदि तुलना करके देखो आप लोग इस सूत्र की, किससे, रेखीय गति से। तो जैसे गुणन गति में बल आघूर्ण टो होता है, उसी प्रकार से रेखीय गति में आपके पास में बल F होता है। जैसे गुणन गति के अंदर अपने काम में लिया है जड़त्व आघूर्ण को, उसी तरीके से अपने रेखीय गति में काम में लेते हैं द्रव्यमान को। यहाँ कोणीय त्वरण है, रेखीय गति में क्या आ जाता है, आपके कोणीय रेखीय त्वरण आ जाता है। तो ये F इक्वल ma जो सूत्र होता है उसके रेखीय गति के सूत्र की तरह मान सकते हो आप लोग।
जैसे रेखीय गति में F होता है, गुणन गति में τ होता है, रेखीय गति में m होता है, गुणन गति में I होता है, रेखीय गति में A होता है, यहाँ अल्फा होता है। ये बल है, ये बल आघूर्ण है, ये आपके पास में द्रव्यमान है, ये आपके पास में जड़त्व आघूर्ण है, ये रेखीय त्वरण है और ये कोणीय त्वरण है। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो, τ I और अल्फा में संबंध। I किसके बराबर है? समीशन mi ri स्क्वायर के बराबर है। इसके अलावा आप लोग यदि परिभाषा लिखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो कि τ और I अल्फा जो है, τ इक्वल I अल्फा जो है, इसमें अल्फा की जगह आप लोग क्या लिख दो? 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिख दो, कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की जगह क्या रख दो? 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रख दो, तो τ और I क्या आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। यानी अपना बल आघूर्ण τ जो है जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। बल आघूर्ण τ का मान जड़त्व आघूर्ण के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। और कौन से मान के बराबर होता है? उस मान के बराबर होता है जो पिंड में 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। तो आप लोग देख सकते हो कि अपना बल आघूर्ण जो है वो किसके बराबर आ रहा है? अपना बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के संख्यात्मक मान के बराबर आ रहा है जो पिंड में 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कुछ बचे हुए टॉपिक और देखेंगे। ठीक है।